Hello everyone. In this video we are going to start lesson number 20. Name of the lesson is In the World of Stars. Okay? ताऱ्यांच्या दुनियात. Okay. In the beginning two questions are there. The first question is asked what is a galaxy? Galaxy का मतलब क्या है? Okay? तो सिंपल सा आंसर है a galaxy is a huge collection of हेवनली बॉडीज. गैलेक्सी के अंदर क्या होता है? गैलेक्सी में बहुत सारी हेवनली बॉडीज होती है. हेवनली बॉडीज मीन्स नाउ इन सोलर सिस्टम यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द हेवनली बॉडीज. ओके, यानी स्टार से, प्लैनेट से, उनके सैटेलाइट से बहुत सारी चीजें होती है. ओके, तो ये गैलेक्सी क्या होता है? ये बहुत बड़ा कलेक्शन होता है हेवनली बॉडीज का. वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दैट सब क्वेश्चन, What are the various components of a galaxy? गैलेक्सी के अलग अलग कंपोनेंट्स. हमने जो बोला था कि बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, तो क्या क्या होता है उसमें? ओके, तो गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होता है? गैस होता है, डस्ट होती है. ओके, इवन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स. ओके, और उनकी सोलर सिस्टम होती है. ओके, बहुत सारे स्टार्स और हर एक स्टार की अपनी अपनी solar system. Okay, and all these things they are held together by the gravity. Okay, then those are the various components of the galaxy. Okay, तो main components क्या क्या बता सकते हैं? Gas, dust and billions of stars and their solar systems are the various components of a galaxy. Then second question is asked, what are the different types of stars? एंड टाइप्स ऑफ स्टार्स पे तो स्टार्स तो बहुत प्रकार के स्टार्स है. ओके, नाउ इन दिस लेसन ओनली द डाउन साइड सम नेम्स ऑफ स्टार्स आर गिवन. ओके, बट मेन सीक्वेंस स्टार्स, रेड जायंट स्टार्स, देन व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स, रेड ड्वार्फ स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपर जायंट स्टार्स, लाइक दिस बहुत अलग अलग प्रकार के स्टार्स होते हैं. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द लेसन इटसेल्फ. ओके, let us move to the next paragraph and let us start learning about the lesson. We have already learned about galaxies and stars as well as the solar system and its different components. Stars are born out of nebulae. How to pronounce it? Nebulae. Nebulae are clouds made up mainly of hydrogen gas and dust particles. Okay, यहां तक देखते हैं. ओके, अब हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में पढ़ा है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है. ओके, सोलर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा है. ओके, देन व्हाट फ्रॉम वेयर दीज स्टार्स आर क्रिएटेड और वी कैन से बॉर्न. ओके, स्टार्स कहां से पैदा होते हैं? द स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुली. ओके, एक अपने यूनिवर्स में एक नेबुली एक ऐसी जगह होती है. ओके, तो वहां से अलग अलग प्रकार के, मैं पिक्चर भी दिखाने वाला हूं, इसी लेसन में है नीचे वो पिक्चर नेबुली का. ओके, तो उस नेबुली से स्टार्स पैदा होते हैं. स्टार्स आर बोर्न आउट ऑफ नेबुली. क्या होता है ये नेबुली? नेबुली आर क्लाउड्स. ये नेबुली क्या होते हैं? एक प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, जैसा हम लोग ऊपर बारिश के दिनों में देखते हैं ऊपर क्लाउड्स होते हैं. ओके, उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है उसका, लेकिन बहुत बड़ा होता है. मेड अप मेनली ऑफ, लेकिन वो क्लाउड्स किसके बने होते हैं? अपने जो क्लाउड्स होते हैं ये किसके होते हैं? डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स वगैरह उसके बने होते हैं. लेकिन ये नेबुली के क्लाउड्स किससे बने होते हैं? दे आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल. लेकिन उनके अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस. राइट, देन द पार्टिकल्स इन दीज क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन अनदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, इस नेबुली के अंदर जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ओके, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ. ओके, कैसे? जैसा अपना अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वैसे उनके अंदर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. ओके, एंड ऑलरेडी वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7th ओनली इन द प्रीवियस लेसन्स वी हैव लर्न दैट कौन सी भी वस्तु है, ओके, तो हर एक वस्तु के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, अपनी अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है. ये मेरे हाथ में ये जो पेन है, पेन के अंदर भी अपनी उसकी खुद की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. ओके, देन नेक्स्ट लाइन, एज अ रिजल्ट द क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स डेंस एंड स्पेरिकल इन शेप.
इस ग्रेविटी के कारण, ओके, अर्थ का शेप भी राउंड क्यों है? वो ग्रेविटी के कारण राउंड है, ओके, राउंड मतलब ओवल शेप, ओके, किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी के कारण ये जो सारी जो हेवनली बॉडीज है उनका शेप कैसे बनता है? राउंड शेप, ओके, नहीं तो ओवल शेप वगैरह। इट डिपेंड्स ऑन वो ग्रेविटी कहाँ पर उसका इफेक्ट है, कितना है, उस पर डिपेंड करता है उसका शेप। लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण द क्लाउड्स कॉन्ट्रैक्ट, दो ये क्लाउड क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आकुंचन पावने, ऐसे एक सेंटर में खींचा जाता है उसको, ओके, एंड बिकम्स डेंस, डेंस यानी दाट होने, ओके, बिकम्स डेंस एंड स्पेरिकल इन शेप, और उसका शेप कैसा बनता है? स्पेरिकल, अपना बॉल जैसा शेप, स्पेरिकल शेप, किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। एट द सेम टाइम, उसी समय, द प्रेशर ऑफ द गैस at the core of the cloud increases, causing the temperature to rise tremendously, okay, and जैसा ही इसका शेप स्पेरिकल होता है, उसका वो जो सारे पार्टिकल्स है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होकर जब सेंटर में वो दे बिकम डेंस, डेंस यानी उनका नंबर बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है? जब ज्यादा पार्टिकल्स एक जगह पर जमा होते हैं, उसके कारण क्या होता है? द प्रेशर ऑफ द गैस, ओके, एट द कोर ऑफ द क्लाउड इंक्रीजेस। कोर मतलब सेंटर, ओके, तो उस क्लाउड के सेंटर में वो जो सारा जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर बढ़ता है, ओके, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है? टेम्परेचर राइजेस, ओके, कितना टेम्परेचर बढ़ता है? बहुत सारा, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स अगर एक साथ आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस और राइजेस ट्रेमेंडसली, ओके। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है? एनर्जी जनरेशन प्रोसेसेस स्टार्ट्स देयर, और उसके कारण जो एनर्जी बाहर निकलती है वो एनर्जी बाहर फेंकने की प्रोसेस शुरू होती है। जैसा एग्जांपल, अपना जो सन है, अपने सोलर सिस्टम में सन, ओके, सन गिव्स हीट एंड लाइट, ओके, ओनली द सेम रीजन इज देयर अबाउट दिस। द हाइड्रोजन particles, they are concentrated in the center, okay, and when they get concentrated, when they become dense, okay, then the pressure increases and as well as the temperature increases, and that when the temperature increases it starts giving out energy, okay. This is the reason why the sun gives out heat and light, okay. Then such a spherical cloud, ऐसे स्पेरिकल क्लाउड को जो ऐसा हीट एनर्जी बाहर फेंकता है, ऐसे स्पेरिकल क्लाउड किसका बना होता है? वो हाइड्रोजन का बना होता है। इसको बोलते हैं स्टार, दैट इज कॉल्ड एज स्टार। स्टार मीन्स द बेस्ट एग्जांपल इज अवर सन, सन इज अ स्टार, ओके। ऐसे बहुत सारे स्टार्स है यूनिवर्स में, राइट। नेक्स्ट लाइन, लैटर प्रोसेसेस सच एज contraction, expansion, rise in temperature, etc. bring about changes in the nature of the star, okay. उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ओके, तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, ओके। कैसे चेंजेस आते हैं? कभी कभी उसका ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी एक्सपांशन होता है, नहीं तो कभी उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है वगैरह। ऐसे बहुत सारे चेंजेस अलग अलग रीजंस की वजह से उसके अंदर, स्टार्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ओके। वो चेंजेस आने के कारण इट ब्रिंग्स आउट चेंजेस इन द नेचर ऑफ द स्टार, ओके, और उसकी वजह से उस स्टार का नेचर भी बदल जाता है। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस के एक दिन में, एक साल में नहीं होते, इट टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके। तो ऐसे नहीं कि एक महीने में चेंज हो गया, एक साल में चेंज होता है, उसके लिए लाखों करोड़ों साल की वो प्रोसेस होती है। These changes occur over a very long period of time and constitute a life cycle of star. Okay, as I explained earlier, these changes, it requires a very long period. Okay, long period means जैसे मैंने बोला millions, billions of years. Okay, the different forms of the stars at various stages during this life cycle are identified as different types of stars. Okay.
एंड ये जो चेंजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, राइज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से जो स्टार में होने वाले चेंजेस है, ओके, दो चेंजेस वी आर गोइंग टू लर्न, ओके, उसकी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स कैसे होते हैं स्टार के, ओके, अलग अलग स्टेजेस कैसी है, ऑल दिस, ओके, वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज ओनली कॉल्ड एज लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, सी वन बाय वन, ओके। नाउ हियर इट इज, यहां पर पूरा दिखाई दिया है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ओके। ये पूरा पिक्चर जो मैंने बोला था, दिस इज द नेबुली, ओके, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। यहां पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनिवर्स में ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और बाप रे, वी कैन नॉट इमेजिन, ओके। यानी ये वी, अब देखो ये जो स्टार्स है, ये स्टार्स अपनी जो सोलर सिस्टम है, यानी तो ये सोलर सिस्टम से बहुत बड़े है ये, ओके। तो इसके अंदर बहुत अपने सोलर, जो अपना मिल्की वे सोलर सिस्टम है, ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी फिक्स हो सकती है, तो उससे फ्रॉम दैट वी कैन इमेजिन ये नेबुली कितना बड़ा है, ओके। नेबुली प्लूरल है, सिंगल को क्या बोलते हैं, नेबुला, ओके। लेट अस सी, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। द फॉलोइंग फिगर शोज डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स आफ्टर देयर बर्थ फ्रॉम अ नेबुला, डिस्कस दिस इन द क्लास, ओके। लेट अस सी द पिक्चर नाउ। क्या है, पहले नेबुला है, ओके। नेबुला से दो प्रकार के कंपोनेंट्स बाहर निकल सकते हैं, या तो ऐसा निकलता है, नहीं तो ऐसे निकलता है, ओके, नहीं तो दोनों भी निकलते हैं, तैयार होते हैं। ये जो नेबुला है, नेबुला किसका बना है, डस्ट पार्टिकल्स एंड हाइड्रोजन आइटम। व्हेन द डस्ट पार्टिकल एंड हाइड्रोजन आइटम गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, इन द सेंटर, ओके, तो उसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वो एनर्जी देता है बाहर, और उस एनर्जी से क्या तैयार होता है, स्टार्स आर गिवन, ओके। तो पहला टाइप देखते हैं पहले, ओके। वो इस नेबुला से ऑर्डिनरी स्टार बाहर निकलता है, ओके, एक सादा सामान्य स्टार, ओके, ऑर्डिनरी स्टार। उस ऑर्डिनरी स्टार का बाद में एनर्जी, एज इट गिव्स आउट एनर्जी, उसका क्या बनता है, रेड जायंट स्टार, ओके। इस रेड जायंट स्टार में चेंजेस होते होते, यानी लाखों करोड़ों सालों के बाद चेंज होते होते उसका क्या बनता है, प्लैनेटरी नेबुला, ओके। एंड देन दिस प्लैनेटरी नेबुला गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट डॉर्फ, ओके, दिस व्हाइट डॉर्फ, ओके। कभी कभी नेबुला से क्या है, एक बहुत बड़ा स्टार निकलता, तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड मैसिव स्टार, बहुत बड़ा, ओके। देन दिस मैसिव स्टार, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड सुपर जायंट स्टार, ओके। ये ऑर्डिनरी स्टार से क्या बनता है, ओनली रेड जायंट स्टार। इस मैसिव स्टार से क्या बनता है, रेड सुपर जायंट स्टार, रेड जायंट स्टार, रेड सुपर जायंट स्टार, ओके। ये जो रेड सुपर जायंट स्टार होता है, ओके, वो बहुत पावरफुल होता है। ये दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सुपरनोवा, ओके। ये सुपरनोवा से दो चांसेस होते हैं, सुपरनोवा से कभी कभी न्यूट्रॉन स्टार तैयार होता है, नहीं तो कभी कभी ब्लैक होल तैयार होता है। ब्लैक होल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत गूगल पर सर्च करो ब्लैक होल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ओके, ठीक है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। आई होप दिस यू अंडरस्टूड दिस लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। Then next, our solar system is a tiny part of a galaxy called the Milky Way. Okay, अपनी जो सोलर सिस्टम है, ओके, ये सोलर सिस्टम क्या है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कौन से गैलेक्सी का, मिल्की वे का, बहुत छोटा सा, यानी ये ऐसा डॉट दिया तो भी ये जा बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा है मिल्की वे, इतना बड़ा है कि अपना जो गैलेक्सी, अपनी सोलर सिस्टम जो है, ये सोलर सिस्टम पर डॉट जैसी है, ओके, विच इज मेनी मेनी टाइम्स लार्जर देन द सोलर सिस्टम, ओके। तो ये जो मिल्की वे है गैलेक्सी, इट इज मेनी 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 टाइम्स लार्जर देन आवर सोलर सिस्टम। हम लोगों को लगता है अपनी सोलर सिस्टम ही बहुत बड़ी है, कुछ नहीं है, डॉट जैसी है, ओके। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स,
स्टार्स मीन्स जैसा हम लोगों को सिर्फ यहां से एक ही स्टार दिखता है, कौन सा? सन। ओके, अपना जो सन है वो। ओके, लाइक दिस देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। अपने जो मिल्की वे है गैलेक्सी, इसके अंदर ही लाखों स्टार्स है। ओके, देन सम ऑफ देम बीइंग मेनी टाइम्स बिगर देन आवर सन। ओके, और उसमें से कुछ स्टार्स अपना जो सन है ना, ओके, उससे भी बहुत बड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने अर्थ से बहुत दूर है। ओके, सिर्फ हमें हीट एंड लाइट देने वाला जो सिर्फ अपना ही स्टार है जो हमें दिखाई देता है, दैट इज सन। ओके, सम ऑफ देम हैव देयर ओन प्लैनेटरी सिस्टम। ओके, ऐसे जो सन्स जो है बाकी बहुत बड़े बड़े, उनका अपना अपना प्लैनेटरी सिस्टम है। ये प्लैनेटरी सिस्टम मतलब उसके साइड में बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। जैसे अपने ये सन के आजू बाजू में प्लैनेट्स घूमते हैं। ओके, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स घूमते हैं। ओके, तो ऐसे उनके भी अपने अपने खुद के हैं प्लैनेटरी सिस्टम। देन स्टार्स इन द मिल्की वे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन कलर, ब्राइटनेस एज वेल एज साइज। ओके, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग स्टार्स है मिल्की वे में, ओके, नहीं तो स्टार के बदले में क्या बोल सकते हैं? सन। जो अलग अलग सन है मिल्की वे के अंदर, उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे सारे के सारे एक जैसे नहीं है। ओके, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। ओके, कैसे कैसे चेंजेस दिखाई देते हैं, उनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो कलर अलग अलग हो सकते हैं, उनका ब्राइटनेस अलग होता है, साइज अलग होता है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के स्टार्स है मिल्की वे के अंदर। सम स्टार्स, कुछ स्टार्स which appear to be close to one another, making a particular figure, are together known as a constellation. ओके ओके, उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टार्स, ओके, दे अपियर टू बी क्लोज। अपियर यानी वो एक दूसरे के आसपास होते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि वो एक दूसरे के आसपास है। दे अपियर टू बी क्लोज टू वन अनदर। ओके, और वो एक दूसरे के आसपास होने के कारण ऐसा हमें लगता है तो वो एक दूसरे के आसपास है। ओके, और उसके कारण एक स्पेसिफिक एक आधा फिगर बनता है। ओके, जैसा समझो चूहे का फिगर, बिल्ली का फिगर, हाथी का फिगर, ओके, नहीं तो डियर का फिगर, कौन सा भी, ओके, स्नेक का फिगर वगैरह। ऐसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। उसके जैसा फिगर बनता है, और ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। राइट, देन वी शैल लर्न मोर अबाउट कॉन्स्टेलेशंस इन दिस चैप्टर। हम लोग इस कॉन्स्टेलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, लेट अस लर्न अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्काई वॉचिंग। लेकिन उससे पहले स्काई वॉचिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो दिस लेसन नंबर 20, ओके, आई एम गोइंग टू मेक 2 वीडियोज ऑफ इट। ओके, पहले वीडियो में स्काई वॉचिंग का एक्सप्लेन किया जाएगा, और दूसरे वीडियो में कॉन्स्टेलेशन का। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 132. Okay, on next page, let us start with the point sky watching. Okay, स्काई वॉचिंग का पॉइंट है, यानी जब हम लोग व्हेन वी सी इन द स्काई, ओके, तो स्काई में एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व करना है, और उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसा हमें लैंग्वेज, समझो ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए जैसा एबीसीडी मालूम होना जरूरी है, वैसे स्काई वॉचिंग के लिए कुछ टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, वो टर्म्स पहले देखते हैं हम लोग। पहले क्या दिया है एक्टिविटी में, ट्राई दिस में, स्टैंड स्टिल इन एन ओपन स्पेस एंड लुक इनटू अ डिस्टेंस। ओके, कहीं पर भी एक ओपन स्पेस में, यानी ग्राउंड पर वगैरह, नहीं तो रोड पर, नहीं तो जहां पर खुली जगह है, ऐसी जगह पर एकदम शांत खड़े रहो। ओके, एंड लुक इनटू अ डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस पर देखो। ओके, यानी ऊपर देखना है, नहीं सामने नहीं, ऊपर। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द ग्राउंड एंड द स्काई? ओके,
सॉरी ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना है। ग्राउंड और स्काई के बीच में क्या क्या कुछ कनेक्शन दिखाई देता है क्या? हमें दिखाई दे, अगर एक जगह पर अगर हम खड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि कहीं तो भी द स्काई इज टचिंग द ग्राउंड। ओके, ये जो स्काई है यानी आभाळ बोलते हैं हम लोग, ओके, वो कहा क्या होता है, जमीन को टच करता है। ओके, कहीं तो भी दूर लेकिन टच करता है, ऐसे फील होता है। ओके, नाउ स्टिल लुकिंग इन टू द डिस्टेंस, और भी डिटेल में अगर देखा, टर्न अराउंड योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज यू डू सो। ओके, जैसा यानी अगर पहले अगर आपने ईस्ट को फेस करते हुए देखा है तो बाद में नॉर्थ को फेस करो, वेस्ट को करो, देन साउथ को करो, और देखो कि क्या सेम जैसा ईस्ट को फेस किया था वैसे ही दिखाई दे रहा है या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई देता है। ओके, जैसे यहां पर पहले ईस्ट को देखा, स्काई टच हो रहा है। ओके, साउथ को टर्न हो गए, वहां पर भी स्काई टच हो रहा है। वेस्ट को फेस किया, वहां पर भी टच हो रहा है। नॉर्थ को फेस किया, वहां पर भी स्काई टच कर रहा है। ओके ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। फार अवे द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड, यही हम लोगों को फील होता है। ओके, हमें लगता है कि द स्काई इज टचिंग द ग्राउंड। द लाइन एट विच दे मीट इज कॉल्ड द हॉराइजन। ओके, जहां पर ऐसे हमें लगता है कि ये स्काई जमीन को टच हो रहा है, होता नहीं है लेकिन ऐसा हमें फील होता है। ओके, उस जगह को क्या बोलते हैं? हॉराइजन। ओके, व्हाइल टर्निंग अराउंड वन सेल्फ, अगर हमने घूमकर देखा तो द हॉराइजन विल बी सीन टू फॉर्म अ सर्कल। ओके, एंड ऑन लुकिंग अप द स्काई विल अपीयर टू बी अ स्पीयर। ओके, स्पीयर मतलब बॉल जैसा, यानी सारे साइड से। ओके, यानी अपने चारों मतलब ऑल द साइड, पूरे राउंड में ऐसा लगता है कि कहीं तो भी ऐसा शेप ऑफ अम्ब्रेला तैयार होता है। ओके, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? स्पीयर शेप्ड। ओके, अगर सारे साइड में अगर घूमकर देखा तो ऐसा लगता है कि कहीं तो भी अपना ऐसे एक ब्लूइश कलर का ऐसा शेड बना है अपने ऊपर। ओके, डोम शेप, दैट इज कॉल्ड एज स्पीयर शेप्ड सर्कल। ओके, द स्टार्स एंड प्लैनेट्स मूविंग इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग ऑन दिस स्पीयर, और हमें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जितने भी सारे जो भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, जिनका मूवमेंट चल रहा है, इनका मूवमेंट कहाँ होता है? ये स्पीयर के अंदर उनका मूवमेंट होता है। दिस वर्चुअल यानी ऐसा जो हमें फील होता है ऐसा, दिस वर्चुअल स्पीयर इज कॉल्ड द सेलेस्टियल स्पीयर। तो इस स्पीयर को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल स्पीयर। स्पीयर जैसा है, सर्कल नहीं, सिर्फ स्पीयर। ओके, स्पीयर का मतलब सारे साइड से। ओके, जैसा समझो अपनी टोपी होती है, टोपी कैसी? सारे साइड से होती है। ओके, इसीलिए उसको स्पीयर बोलते हैं। ज्योमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ओके, स्पीयर का शेप कैसा होता है? सारे साइड से। सर्कल मतलब सिर्फ 2 डायमेंशंस होता है उसको। ओके, स्पीयर को कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इस स्पीयर को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल स्पीयर। द सर्कुलर हॉराइजन डिवाइड दिस स्पीयर इनटू 2 हॉल्स। ओके, अब ये जो हम लोग जहां पर खड़े हैं अपने पैर के नीचे, ऐसा लगता है कि यहां पर एक पूरा एक प्लेन है। ओके, तो जैसा अपना प्रोटेक्टर जैसा होता है। ओके, प्रोटेक्टर यानी आधा स्पीयर नहीं तो आधा सर्कल होता है। ओके, वैसे ये स्पीयर, दिस कंप्लीट स्पीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर हॉराइजन। ये जो सर्कुलर हॉराइजन है ये क्या करता है? ऐसे फील होता है हमें कि इस सेलेस्टियल स्पीयर को इसने, हॉराइजन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसा हमें फील होता है। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्पीयर। ओके, वर्चुअल यानी जो ओरिजिनल नहीं है वो। ओके, आभासी। सो इट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल स्पीयर। ओके, नाउ व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर in this? Number 1, we have to remember zenith.
ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज जेनिथ. व्हाट इज जेनिथ? यहां पर दिखाया ये पॉइंट. ओके, अब यहां पर दिखाया है ये पूरा सेलेस्टियल स्फीयर दिखाया है. ओके, यहां पर सिर्फ आधा दिखा है. ऊपर की इस डायग्राम में सिर्फ आधा सेलेस्टियल स्फीयर दिखा है. ओके, नीचे वाली फिगर में पूरा दिखाया है. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ओके, अब देखो हम लोग कहां खड़े हैं? यहां पर जमीन पर खड़े हैं, राइट? ये जमीन है. ओके, इस जमीन पर खड़े हम लोग. जब जमीन से ऊपर देखते हैं, when we see exactly above our head, okay, that point is called the zenith point. Okay, let us see the explanation. While standing on the ground, जब हम लोग ग्राउंड पर खड़े होते हैं, the point on the celestial sphere, ये जो celestial sphere है, इस celestial sphere का एक पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है? एग्जैक्टली अबव आवर हेड. एग्जैक्टली अपने सर के ऊपर होता है. ओके, अपने हेड के ऊपर होता है. ओके, इज कॉल्ड एज जेनिथ. तो उसके अपने एग्जैक्टली अगर सामने ऊपर देखो एग्जैक्टली, तो वो जो पॉइंट दिखाई देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जेनिथ. ओके, नंबर टू इज नादिर. ओके, while standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly below our feet is called the nadir. ओके, जैसा ऊपर देखने के बाद जो एक पॉइंट दिखाई देता है एग्जैक्टली अबव आवर हेड, दैट इज कॉल्ड एज जेनिथ. तो वैसे अपने पैरों के नीचे अगर नीचे देखा यानी अभी जमीन के अंदर देख नहीं सकते, लेकिन ये सारा इमेजिनरी है. ओके, तो हम लोग सेंटर में खड़े हैं, तो पैरों के नीचे और ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है, ये वर्चुअल स्फीयर है, तो यहां तक जो पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नादिर पॉइंट. ओके, तो सर के ऊपर कौन सा होता है? जेनिथ पॉइंट. एंड पैर के नीचे जो होता है वो दैट इज नादिर पॉइंट. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट, नंबर 3, दैट इज सेलेस्टियल पोल्स. ओके, ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई देनी चाहिए. ओके, नंबर 3 इज सेलेस्टियल पोल्स. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. If we extend the axis of rotation of the earth in the north and the south directions, it will penetrate the celestial spheres at points called the celestial north pole and celestial south pole respectively. Okay, अब इसका मीनिंग क्या है? Okay, हम लोगों को मालूम है कि अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है. ओके, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब हम लोग ये ऐसा एक्सटेंड करते हैं, कहां तक एक्सटेंड करते हैं? ये यहां पर अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ओके, तो नॉर्थ पोल के अंदर, अब देखो ऊपर तो इधर नॉर्थ है समझो ऐसा. ओके, तो नॉर्थ पोल के साइड में जो लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल नॉर्थ पोल. ओके, अर्थ का नॉर्थ पोल नहीं. ओके, इस हेमिस्फीयर का. ओके, ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है, ओके, इस सेलेस्टियल स्फीयर का उसको बोलते हैं सेलेस्टियल नॉर्थ पोल. क्योंकि ये स्फीयर कौन सा है? सेलेस्टियल स्फीयर है, इसलिए उसको बोलते हैं सेलेस्टियल नॉर्थ पोल. और जो साउथ की साइड में जो पॉइंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल साउथ पोल. ओके, ये कौन सी लाइन एक्सटेंड करने के बाद वहां मिलता है? When we extend the axis of rotation, जो अर्थ का जो रोटेशन का जो एक्सिस है, जब हम लोग वो एक्सटेंड करते हैं, then that time we get the 2 points, one in the north and one in the south. So the point which we get in the north side, it is called as celestial north pole. जो साउथ साइड में जो मिलता है उसको बोलते हैं celestial south pole. Okay, then let us move to next, 4th point. Number 4, मेरिडियन. इन एस्ट्रोनॉमी के अंदर द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू बोथ द सेलेस्टियल पोल्स एंड द ऑब्जर्वर्स जेनिथ एंड नादिर इज कॉल्ड अ मेरिडियन. ओके, अब तक हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं. जेनिथ यानी जमीन पर खड़े होने के बाद ऊपर देखा तो जेनिथ दिखाई देता है. पैर के नीचे से लाइन ड्रॉ की तो दैट इज कॉल्ड नादिर. एंड सेलेस्टियल पोल्स मतलब ये जो सेलेस्टियल पोल्स होते हैं,
ओके, उनके ऊपर जो हमें सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल मिलता है। ओके, ऐसे 4 पॉइंट हमने पढ़े। तो अब ये 4 पॉइंट को टच करके जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियन। ये देखो, अब ये जो मेरिडियन है, ये लाइन, ओके, ये लाइन देखो जेनिथ को टच करती है, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल को टच करती है, नादिर को टच करती है, सेलेस्टियल साउथ पोल को टच करती है, फिर ये सर्कल बनता है ऐसा। ओके, ऐसा जो एक सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। ओके, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? मेरिडियन। ओके, देन लेट अस मूव टू नंबर 5 पॉइंट। ओके, we will see the explanation, then again I will take you to the figure. Celestial equator, क्या होता है ये celestial equator? If we uniformly expand Earth's equator, अगर हमने जो अपना जो अर्थ का इक्वेटर होता है, ओके, उसको अगर हमने एक्सपांड किया यानी ऐसा बड़ा करना, ओके, एक्सपांड किया इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में, ओके, इनडेफिनेटली, उसको कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एक्सपांड करो, इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर अलोंग अ सर्कल। वो क्या करेगा? ओके, व्हेन इट इज एक्सपांडेड इनडेफिनेटली, वो कहां पर इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर, यानी वो किसके अंदर जाएगा? सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर जाएगा। ओके, अलोंग द सर्कल, दिस सर्कल इज नोन एज सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, नाउ आई विल टेक यू टू द फिगर। ओके, ये जो अपना अर्थ का इक्वेटर होता है उसको और बड़ा करो, यानी समझो अपनी अर्थ इतनी ही है, छोटी है, ओके, उस इक्वेटर को बड़ा करो, इतना बड़ा करो, बहुत बड़ा करो, कहां तक? यहां तक जाता है वो। ओके, तो व्हेन इट टचेस द सेलेस्टियल स्फीयर, ओके, ऐसा लगता, यानी इमेजिनरी, ये सब इमेजिनरी चल रहा है। व्हेन इट टचेस द सेलेस्टियल स्फीयर, देन दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल इक्वेटर। ओरिजिनल इक्वेटर अलग है, ओरिजिनल इक्वेटर कोई ऐसा बढ़ाकर जब बनेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, ये सारा सब पूरा कैसा चल रहा है? सेलेस्टियल यानी वर्चुअल। ओके, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल साउथ पोल, सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज इन द सेम प्लेन एज द अर्थ इक्वेटर। जैसा अपना अर्थ का इक्वेटर होता है, ओके, ऐसा होता है ये अर्थ का इक्वेटर, उसी प्लेन में रहेगा। ओके, सिर्फ साइज बढ़ेगी उसकी, राइट, दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल इक्वेटर। लेट अस मूव टू 6th पॉइंट। व्हाट इज द 6th पॉइंट? दैट इज कॉल्ड इक्लिप्टिक। ओके, व्हाट इज दिस इक्लिप्टिक? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमें अराउंड द सन, बट सीन फ्रॉम द अर्थ, लेकिन हम लोग जब अपने अर्थ से देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि द सन अपीयर्स टू मूव अलोंग द सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। तो हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ सन के आजू बाजू में नहीं घूमती, लेकिन ये सन अर्थ के साइड में घूम रहा है। कौन सी डायरेक्शन से? सेलेस्टियल स्फीयर की उस मार्जिन से, ऐसा हमें लगता है। ओके, तो हमें ऐसा जो फील होने वाला जो स्फीयर है, दिस सर्कल डिस्क्राइबिंग द अपरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इक्लिप्टिक। ओके, तो हमें ऐसे जब अर्थ से हम लोग देखते हैं तो जो सन की मूवमेंट का जो होता है, ओके, इन अ सर्कुलर शेप, ओके, सो दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज इक्लिप्टिक। ओके, वो तो ओरिजिनल है नहीं, सन तो अपनी जगह पर फिक्स है। ओके, तो लेकिन हमें अर्थ से देखने के बाद ऐसा लगता है कि द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ओके, जैसा समझो यहां पर अर्थ है, ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि सन यहां से निकला है, यहां से यहां पर जा रहा है, इधर हो गया ऐसा। ओके, तो हमें जो ऐसा फील होता है इस डायरेक्शन का, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द अपरेंट मोशन ऑफ द सन, हमें फील होने वाली मोशन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्टिक, राइट। Then let us move one more to the left side. One more in box. Some important information is given. Let us see what is it. Sky and space. Sky. What is the meaning of sky?
स्टैंडिंग इन एन ओपन स्पेस, जब हम लोग ओपन स्पेस में खड़े होते हैं, इफ वी लुक एट द स्काई, जब हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, ऑन अ क्लाउडलेस नाइट, लेकिन क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, ओके, व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, देन वी सी न्यूमरस स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं हमें, अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, लेकिन उनका बैकग्राउंड कैसे दिखाई देता है, डार्क, ओके, पीछे सारा ऐसा लगता है कि कुछ काला पर्दा वगैरह लगा है, ऐसा दिखाई देता है. द पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर एंड द पोर्शन बियॉन्ड दैट विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ रूफ बाय आवर आईज व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द स्काई. ओके, तो ऊपर जो दिखाई देने वाले जितने भी स्टार्स हैं, ओके, और उनके पीछे उनके पीछे जो दिखाई देता है हमें, दिखाई देता है यानी फील होता है हमें, ऐसा जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, ओके, तो ऐसे ये जो सारा नजारा होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्काई, उसको ही बोलते हैं स्काई. ओके, स्काई एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, जो हमें सिर्फ फील होने वाला जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्काई. देन नेक्स्ट, स्पेस, किसको बोलते हैं स्पेस, ओके, स्काई किसको बोलते हैं अब हमने देखा है. अब स्पेस किसको बोलते हैं हम वो देखते हैं. द कंटिन्यूअस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्पीयर्स, स्पीयर्स मतलब क्या है, प्लैनेट्स और स्टार, यानी अपने यूनिवर्स में जितने भी सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनके बीच में जो एम्प्टी जगह है, द एम्प्टी स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्पीयर्स में, जाने प्लैनेट्स और स्टार के बीच में, इन द स्काई इज कॉल्ड स्पेस, उसको बोलते हैं स्पेस. यानी जितने भी सारे प्लैनेट्स और स्टार्स है उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं स्पेस. इट में कंटेन गैस एंड डस्ट पार्टिकल, उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ओके, गैस होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके. न्यूमरस स्टार्स क्लस्टर्स हैव फॉर्म इन स्पेस, बहुत सारे स्टार्स के क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स, ओके, तैयार हुए, ओके, ऐसा हमें फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस. Let us move to page number 133. Okay. The sun, the moon and the stars are seen to rise in the east and set in the west because of the earth rotates from west to east. ये हम लोगों ने, ये तो हमने 5th में 6th में पढ़ा है कि the earth rotates from west to east. उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि the sun, moon, stars सारे दे आर सीन, हमें ऐसा फील होता है कि दे राइज इन द ईस्ट एंड दे सेट इन द वेस्ट. ये सब किसकी वजह से होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से. इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल ऑल्सो नोटिस दैट स्टार्स राइज एंड सेट 4 minutes अर्लियर एवरी डे. अगर हमने ठीक तरह से अगर एक्यूरेट अगर मेजरमेंट लिया, अगर देखा, तो हमें ऐसा लगता है कि हर दिन, ओके, नहीं तो आप लोग कैलेंडर पर भी देख सकते हो, काल निर्णय वगैरह है वहां पर, उसमें टाइम दिया होता है, नहीं तो अपने मोबाइल के अंदर भी जो कैलेंडर होता है उसके अंदर भी होता है, ओके, सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम. नहीं तो कैलेंडर में अगर मराठी कैलेंडर है आप लोगों के पास तो उसमें देखो सूर्योदय का टाइम, सूर्यास्त का टाइम, और वो कंपेयर करो पूरे महीने का, ओके. हर दिन 4-4 मिनट का डिफरेंस आएगा आप लोगों को. अगर आज अगर सनराइज अगर 6:56 को हुआ है तो कल 6:60 मिलेगा, नहीं तो 6:52 मिलेगा, ऐसा 4 मिनट का हर दिन का डिफरेंस होता है, ओके, ऑन एन एवरेज 4 मिनट, ओके. दैट इज इफ अ स्टार राइजेस एट 8 PM tonight, इट विल राइज एट 7:56 PM tomorrow, ओके. तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी आज का जो टाइम है और कल का जो टाइम है उसमें 4 मिनट का डिफरेंस दिखाई देगा, ओके, राइजिंग और सेटिंग में. अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स द सन एंड द मून अपीयर टू मूव फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, द सन मूविंग थ्रू 1 degree every day and moon through 12 to 13 degrees. This happens due to the motion of the earth around the sun and that of the moon around the, यहां पर मून होना चाहिए, मून अराउंड द अर्थ. और ये किसकी वजह से होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द सन एंड द मून. हमें ऐसा लगता है कि द सन और मून, हमें ऐसा लगता है कि दे अपीयर टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके. ये तो होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से,
और क्या फील होता है, द सन मूविंग थ्रू 1 डिग्री एवरी डे, ओके, एज वेल एज आप लोगों ने द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ये टॉपिक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, दिस इज रिलेटेड, दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद दैट। तो हर दिन 1-1 डिग्री से इट इज मूविंग टू द साइड्स, ओके। और मून का जो होता है, मून मूव्स थ्रू 12 to 13 डिग्रीज। एक दिन में सन का मूवमेंट कितना होता है, 1 डिग्री का होता है, और मून का मूवमेंट कितना होता है, 12 to 13 डिग्रीज, ओके। किसकी वजह से होता है ये, दिस हैपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड दैट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ओके। ये जो सन, मून और अर्थ, ओके, इनके बीच में जो मोशन चलता है, ओके, सन तो फिक्स है, अर्थ का जो मोशन चलता है, मून का जो मोशन चलता है, ओके, इसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि द सन इज मूविंग away by 1 degree and the moon is moving by 12 to 13 degrees, okay. To the right side one more point is given, always remember, okay, ये point cover करके हम लोग वीडियो खत्म करने वाले हैं, okay. Number 1, the place for sky watching should be away from the city and as far as possible it should be a new moonlight, okay. अगर आप लोगों को अगर स्काई वॉचिंग करना है तो उसके लिए क्या है, एक खुली जगह होनी चाहिए, ओके, सिटी से दूर एकदम खुले में होनी चाहिए, एंड जितना हो सके उतना न्यू मून नाइट, ओके, न्यू मून नाइट है ना अमावस्या, ओके, तो पूरा डार्क होता है, ओके, फुल मून नाइट नहीं होनी चाहिए। देन नंबर 2, उसके लिए क्या चाहिए, या तो बायनोक्यूलर्स नहीं तो टेलीस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काई वॉचिंग, ओके। बायनोक्यूलर होती है, आप लोगों को मालूम होगा बायनोक्यूलर, नहीं तो टेलीस्कोप। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काई वॉच इजियर, ओके। तो पहले जब स्काई वॉच शुरू करते हैं तो पहला क्या फिक्स करना है, तो पोल स्टार, ओके, नॉर्थ साइड में होता है पोल स्टार, ओके। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो इस लेसन के सेकेंड वीडियो में आएगा वो, ओके, ध्रुव तारा भी बोलते हैं उसको, दैट इज पोल स्टार इन द नॉर्थ, वो पहला फिक्स करना है, उसके साइड में वहां से शुरू करनी है। जब हम लोग पढ़ाई के लिए शुरुआत करते हैं एबीसीडी से, एबीसीडी मतलब ए से शुरू करते हैं, तो स्काई वॉचिंग की एबीसीडी कहां से शुरू होती है, पहला पोल स्टार्स, बस इतना ध्यान में रखो। Hence the pole star should be used as a reference point for sky watch, okay, उसकी शुरुआत, स्काई वॉचिंग की शुरुआत ही पहले पोल स्टार से होती है। नेक्स्ट नंबर 4, एज द स्टार्स इन द वेस्ट सेट अर्ली, स्काई वॉचिंग शुड बिगिन विथ स्टार्स इन द वेस्ट, ओके। जब हम लोग पहला नॉर्थ पोल एक बार फिक्स किया तो उसके बाद वेस्ट की साइड में जो जितने भी सारे स्टार्स है वो पहले देखने, क्योंकि उनका सेटिंग टाइम जल्दी आता है। नंबर 5, एज इन ज्योग्राफिकल मैप्स में क्या दिखाया जाता है, द ईस्ट एंड द वेस्ट आर शोन टू द राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली इन द स्काई मैप, ओके। क्योंकि ये जो होता है मैप कैसे होता है, अपने नोटबुक पेज पर होता है, ओके, तो इसीलिए उसको ऐसे राइट लेफ्ट अप डाउन ऐसी होती है ना 4 डायरेक्शन। तो ज्योग्राफिकल मैप में ईस्ट और वेस्ट कौन से साइड में होती है, ओके, ईस्ट आएगी राइट साइड में और वेस्ट आएगी लेफ्ट साइड में, राइट, ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, ओके, ये पक्का ध्यान में रखना है। देन ऑन अ स्काई मैप द नॉर्थ एंड साउथ आर टुवर्ड्स द बॉटम एंड टॉप ऑफ द मैप रिस्पेक्टिवली, ओके, स्काई मैप जो होता है, स्काई मैप में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ का होती है टुवर्ड्स द बॉटम एंड टॉप, ओके, ऊपर और नीचे। दिस इज बिकॉज द स्काई मैप इज टू बी हेड ओवर हेड, क्योंकि ये स्काई मैप कैसे ऐसे ऊपर पकड़ना पड़ता है, इसलिए उसको ऐसे दिखाया जाता है। होल्ड द स्काई मैप इन सच ए वे दैट द डायरेक्शंस वी फेस इज एट द बॉटम साइड, ओके। इसीलिए जब हम लोग स्काई वॉचिंग करते हैं उस समय अगर स्काई मैप का अगर यूज करते हैं तो स्काई मैप कैसे पकड़ना है, तो ऐसी इस तरह पकड़ना है कि उसकी डायरेक्शन हमारे फेस की तरफ होनी चाहिए एट द बॉटम साइड, ओके, राइट, ओके। नाउ ऑलमोस्ट द वीडियो इज ऑफ 44 minutes, ओके। आई विल stop here. I will come back with the second video. In that we will see the next point, okay. Second point is lesson ka second point, that is constellations, okay. Thank you.